गुड Yes, आफ्टरनून ma'am. मैम। गुड आफ्टरनून मैम। या गुड आफ्टरनून। तो कल की क्लास में कोई डाउट है किसी का सेकेंड यूनिट में से? नो मैम। No, ma'am. नहीं। और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें समझ आ रहा है? हिंदी मैम असाइनमेंट कब तक सबमिट करनी है ये वाली जो आपने आज दी है? वैसे डेट आज की है और मैंने जी सेक्शन के लिए भी डेट बढ़ा दी है, तो उनको मैंने कल दिन में 2 बजे तक का बोला है। तो कोशिश करो कि आप कल 8 तारीख है ना? हाँ, तो कल 2 बजे तक सबमिट कर दो जिसका रह ओके गया। मैम। मैम ये वही असाइनमेंट है ना जो अभी आपने लास्ट टाइम दिया था, और तो कोई नहीं दिया ना? नहीं, बस जो मैंने अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे थे 2 क्वेश्चंस, हाँ अच्छा कंज्यूमर ठीक थ्योरी है, वाला मार्जिनल और डिमिनिशिंग यूटिलिटी, ठीक है, वही ठीक है। और मैंने सेम आज क्लासरूम पे भी अपलोड कर दिया क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि हम ग्रुप में लेट ऐड हुए हैं तो हमें मिला नहीं है। ओके। वही वाला मैम है ना? जो ग्रुप पे अपलोड किया है वही एक मिला है अब तक। अच्छा अच्छा ठीक है मैम, सब हम और लोग ले बाकी लिए। सब्जेक्ट की पीडीएफ तो मैंने भेज दी है आपको। और जो मिल वो गया है, मैम। एक कल टॉपिक की बात हो रही थी ना, यूटिलिटी और वो इंडिफरेंस कर्व का, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक था, तो उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी है क्लासरूम पे। तो आई गेस मैंने जितना पढ़ाया है उतने नोट्स इस टाइम तक अपलोड हो चुके हैं। यस मैम। हिंदी मीडियम यस वाले मैम। स्टूडेंट्स बताओ, कोई डाउट है किसी का? इस क्लास में कितने बच्चे कौन कौन हिंदी मीडियम का है, एक बार बताना जरा। सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, गुड इनफ। तो ऑल फाइन, फिर तो नोट्स में भी सबको प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी किसी को? नोट्स में समझ आ रहा है या फिर कुछ वेरिएशन चाहिए? बिकॉज आई गेस नोट्स पूरे कंप्लीट है मेरे एंड से। यस मैम। मैम एक लड़का था मैम, सुमित गुज्जर। मैम हाँ ये है तो सही मैम, ये हिंदी मीडियम का ही है, पर पता नहीं बोल क्यों नहीं रहा। क्या ऋतिक, आवाज क्लियर मैम नहीं है, ये क्या कहा आपने? मैम एक सुमित गुज्जर है मैम, अभी भी मीटिंग में ही वो है। हिंदी का है। तो वो हिंदी मीडियम का वो बता रहा था, अब पता नहीं वो बोल क्यों नहीं रहा। सुमित गुज्जर। यस मैम। और ये मोहम्मद वसीम, आप क्या बोल रहे हो? मैम ये भी यही बोल रहा है कि वो हिंदी मीडियम का है। अच्छा। विशाल खत्री। मैम वो गलती से अनम्यूट हो गया। ठीक है, अब 2-3 बच्चे ही हैं ना हिंदी मीडियम के। तो ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की एक क्लास अलग से लूंगी जिसमें आप लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि हमारी क्लास में कुछ कुछ नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी हैं, मतलब जी सेक्शन में तो है नॉर्थ ईस्ट के बच्चे। और आई गेस इस क्लास में कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी समझ नहीं आती है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी ना फिर आगे के टॉपिक्स भी। और हिंदी मीडियम की वीक में मैंने सोचा है कि 1-2 क्लासेस एज डाउट क्लास भी होंगी जिसमें कम्प्लीटली हिंदी मीडियम का ही पढ़ाया जाएगा, उसमें इंग्लिश मीडियम का यूज नहीं होगा। तो कल की क्लास में कोई डाउट तो नहीं किसी को सेकेंड यूनिट में? नो मैम। नो नो मैम। मैम। ठीक है। मुझे थर्ड यूनिट 60 करवानी थी। आई हैड नोटिस थर्ड यूनिट में काफी टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। वॉइस कम तो नहीं आ रही है? नो मैम। नो मैम नो मैम ठीक है। ठीक है। थर्ड यूनिट में काफी टॉपिक्स हो चुके हैं, जैसे यस निकुंज। अच्छा।
हमारी इकोनॉमिक थ्योरी मेजरली हमें कहती है कि किसी चीज की हम जितनी वैल्यू लगाते हैं, हमारे लिए उसकी जितनी जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस लगता है। ठीक है, ये जनरल इकोनॉमिक थ्योरी है। मतलब जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जितना हमारे लिए जरूरी होगा, उतना ही ज्यादा हमें प्राइस पे करना होगा। बट डायमंड वाटर पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग, पैराडॉक्स मीन्स कॉन्फ्लिक्ट या फिर अगेंस्ट जाना। डायमंड वाटर पैराडॉक्स हमें कहता है क्योंकि वाटर की हमें ज्यादा नीड है, क्योंकि पानी अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद पानी का प्राइस कम है एज कम्पेयर टू डायमंड्स। अगर हम डायमंड्स नहीं पहनेंगे, ज्वेलरी में अगर हम डायमंड्स नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वी विल डाई विदाउट डायमंड्स। हम जी सकते हैं बिना डायमंड के, ठीक है, लेकिन पानी के बिना हम जी नहीं सकते। और अगर हम प्राइसेस की बात करें तो डायमंड का प्राइस हायर है एज कम्पेयर टू वाटर। तो ये अगेंस्ट जा रहा है हमारी इकोनॉमिक थ्योरी के, इट इज द कॉन्फ्लिक्ट। और यही पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मीन्स कॉन्फ्लिक्ट या फिर विरोध करना। अगर देखा जाए तो वाटर की सप्लाई भी आज आने वाले टाइम में कम होती जा रही है, बिकॉज हमें पता है कि वाटर की वेस्टेज बहुत हो रही है। वाटर के फिल्ट्रेशन में इतने पैसे खर्च होते हैं, गवर्नमेंट के थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसके फिल्ट्रेशन में भी तो उतना खर्चा हो रहा है ना, तो कॉस्टिंग तो ऑलमोस्ट इक्वली हो गई। बात यहाँ पे मेजरली है रिक्वायरमेंट की, कि जिस चीज की वैल्यू हमारे लिए ज्यादा है। अगर आप देखा जाए तो वाटर की भी वैल्यू ज्यादा है। अगर आप पानी बहाते रहोगे तो एक टाइम बाद वो मतलब खत्म हो जाएगा। खत्म एज इन क्लीन वाटर खत्म हो जाएगा, और उसे फिल्ट्रेशन में फिर वही पूरा प्रोसेस होगा। पहले उसकी लाइक क्लीनिंग होगी, फिर उसकी फिल्ट्रेशन होगी, तो सारे के सारे प्रोसेस होंगे, क्लोरीन टेस्टिंग होगी। तो इन द एंड जितनी वैल्यू है उतना उसका प्राइस नहीं लग रहा है, एंड इट इज द पैराडॉक्स। और कोई डाउट? अब अगर हम बात करें यूनिट 3 की, फर्स्ट टॉपिक है मार्केट एंड कंपटीशन। 3 और 4 दो यूनिट है हमारी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक आएगा मार्केट एंड कंपटीशन, ये हम करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के साथ, कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का पार्ट है। तो आई वांट कि एक चीज एक मतलब एक टॉपिक एक सीक्वेंस में चले। सेकंड हमारा टॉपिक आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ। अच्छा, मैंने आपकी क्लास के साथ सप्लाई कर्व के नोट्स शेयर किए हैं, या फिर सप्लाई कर्व डिस्कस किया है? सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, प्राइस क्वांटिटी मैम पॉजिटिवली सर रिलेटेड है। डिमांड का की है आपने? नो मैम, नहीं करे। डिमांड का तो मैंने नो, कंप्लीट करा दिया सप्लाई था। कब नहीं हुआ है मैम। यस मैम, बस सप्लाई डिमांड कर्व नहीं हुआ है। यस मैम। मैंने शायद सप्लाई कर्व का सिर्फ आइडिया देके छोड़ा था जब मैंने मार्केट इक्विलिब्रियम करवाया था उस टाइम पे, कि डिमांड डाउनवर्ड हो गया, सप्लाई कर्व अपवर्ड हो गया। आई गेस नहीं हुआ है ना? नो मैम, नहीं हुआ। ठीक है, तो सप्लाई कर्व के नोट्स मुझे शेयर करने हैं, वो मैं कल की क्लास में कर दूंगी। आज हम ये डिमांड वाला पार्ट यहाँ से एकदम कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल्दो मैं डिमांड कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो कायदे में आज डिमांड वाले टॉपिक की रिवीजन हो जाएगी हमारी, ठीक है। यस मैम। तो ये जो टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई, मतलब अभी हम डिमांड का देख लेते हैं। फिर डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड सप्लाई कर्व, मार्केट वर्सेस इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। जो चीज डिमांड के लिए है उसका ही वाइस वर्सा सप्लाई के लिए चलेगा, ऑलमोस्ट सेम है। शिफ्ट्स इन डिमांड या फिर सप्लाई कर्व, डिमांड सप्लाई टुगेदर, जो ये है डिमांड सप्लाई टुगेदर, ये टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम का। मैंने आपको यहाँ करवाया था मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई टुगेदर मींस मैम पेपर कब है? मार्च में, आई गेस 15 मार्च। हाँ, वेबसाइट पे जाओ। मैम कल फ्रेशर्स है ना? कल फ्रेशर्स पार्टी है ना? उस ऑनलाइन फ्रेशर्स है। अच्छा, नहीं उसका तो कल मुझे क्लास नहीं आइडिया होगी नहीं ना? है, मुझे उसका वंदना मैम आइडिया कह रही थी, आप प्लीज टॉक टू हर। वो कहती है कल फिर क्लास नहीं होगी किसी की। कौन सी वंदना मैम? हाँ जी मैम। ओके, आपकी हाँ मैम बोल जो रही थी। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगी फिर। ओके मैम। नेक्स्ट आएगा ओके मैम। हाउ हाउ प्राइसेस एलोकेट रिसोर्सेज। तो इसमें वही है, इसमें डिमांड सप्लाई की शॉर्टेज आएगी
कि जितने हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, मतलब डिमांड सप्लाई का जो लेवल रहेगा मार्केट में, उसी के अकॉर्डिंग प्राइसेस लगेंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है पहले भी, अगर मार्केट में 10 एप्पल्स अवेलेबल है और रिक्वायरमेंट आ गई 15 या फिर 20 एप्पल्स की, तो उसी के अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक छोटा सा हिंट है। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं सेकेंड यूनिट के साथ। सेकेंड में था, फर्स्ट में था, फर्स्ट यूनिट ये रहा। प्राइस, ये इलास्टिसिटी का जो पूरा टॉपिक है, तो हमने इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट, मतलब जो न्यूमेरिकल्स वगैरह थे वो भी पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ऑल्दो बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको आज रिवीजन करवा दूंगी, सारा तो आज हो नहीं पाएगा वैसे भी। और ये जो टॉपिक है कंट्रोल ऑन प्राइसेस, कंट्रोल ऑन प्राइसेस में प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग, इसकी हम रिवीजन कर लेंगे एक और बार। टैक्सेस कल होगा क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, आज नहीं हो पाएगा। तो हाफ पार्ट ये मान लो कि शिफ्ट के बाद से, शिफ्ट इन डिमांड सप्लाई, इसके बाद से जितना बाकी है ये हम करेंगे कल और परसों। मतलब ये यूनिट टोटल 3 दिन की है, क्योंकि हमने आधी से ज्यादा यूनिट कंप्लीट कर रखी है पहले से। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। और जितना ये बचा हुआ है, इसके 2 पॉइंट्स, फर्स्ट वाला मार्केट एंड कंपटीशन और लास्ट वाला एफिशिएंसी ऑफ मार्केट्स, ये होगा परफेक्ट कंपटीशन के साथ, क्योंकि ये मार्केट का पार्ट है। यस मैम। फॉन्ट क्लियर नहीं होगा। ये मैनक्यू वाली बुक की है जो मैंने पीडीएफ शेयर की थी, और इसके नोट्स तो मैंने भेजे हुए हैं पहले से। फर्स्ट इज दिस मार्केट एंड कंपटीशन, आई एम स्किपिंग दिस, ये बाद में होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड। डिमांड मीन्स ये नया आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और इस मैनक्यू वाली बुक में ये सीक्वेंस पड़ेगी चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको भेजी हुई है, पीडी 11 मिनट्स समथिंग करके है। तो उसमें मैनक्यू का पूरा है कि किस टॉपिक में से क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट इज डिमांड कर्व क्या है और उसका रिलेशनशिप बताना है प्राइस एंड क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड दोनों अलग अलग बातें हैं। क्वांटिटी डिमांडेड हो गया कि कोई भी एक पर्सन एक टाइम पे कितनी परचेज कर रहा है या फिर उसकी कितनी डिमांड करने की विश है। ठीक है, तो ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड। और डिमांड हो गया कि टोटल डिमांड एक टाइम पे हर एक पर्सन की कितनी है। तो मतलब डिमांड एक ब्रॉडर बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, और क्वांटिटी डिमांडेड एक नैरो कॉन्सेप्ट, मतलब डिमांड का एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इज प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप क्या है फॉर डिमांड। डिमांड के लिए प्राइस और क्वांटिटी का आवाज नहीं आ रही मैम। रिलेशनशिप, क्योंकि जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा उतनी ही किसी भी पर्सन की परचेजिंग पावर या फिर रियल इनकम कम होगी। जैसे अगर किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी जितनी ज्यादा कीमत बढ़ती जाएगी, कीमत बढ़ने से क्या होगा कि जो उपभोक्ता होगा वो उसे खरीदने में, प्रोडक्ट को खरीदने में सक्षम नहीं होगा, और इसी वजह से एक टाइम पे वो जितना प्रोडक्ट खरीद रहा है उसकी जो यूनिट्स है वो कम कर देगा। तो प्राइस एंड क्वांटिटी हैज अ इनवर्स, मतलब इनवर्स नेगेटिव या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड, तीनों वर्ड्स का सेम मीनिंग है कि डाउनवर्ड जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, ये हो गया रिलेशन। नाउ लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ डिमांड सेम हमें यही बात कह रहा है। अच्छा, फैक्टर्स इम्पैक्टिंग डिमांड में मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए थे, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड हमें कह रहा है कि बाकी के 3 फैक्टर्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये 3 फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, मतलब इन तीनों में कोई भी चेंज नहीं होगा। और सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज आ रहा है क्वांटिटीज में, वो होगा इनवर्स, और दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट था डिमांड शेड्यूल। अगर हम जो मार्केट में अलग अलग लेवल की डिमांड हुई उसे हमने टेबुलर फॉर्म, मतलब टेबुलर फॉर्म एज इन जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, इसे हम बोलेंगे डिमांड शेड्यूल, कि हमने इसे नंबर्स के टर्म में, क्वांटिटीज के टर्म में दिखाया। और अगर ऐसे हम कर्व ड्रॉ कर देंगे, ये हो गई ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, टेबल वाला हो गया डिमांड शेड्यूल या फिर टेबुलर फॉर्म,
और कर्व वाला हो गया ग्राफिकल फॉर्म, और जो हम डेफिनेशन लिखते हैं डेफिनेशन हो गए थियोरिटिकल फॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ कुछ टर्म्स हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आया कि इसे ग्राफिकल फॉर्म में दिखाओ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो या फिर थियोरिटिकली, तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। तो जैसे यहाँ पर वी कैन सी कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, पहले प्राइस था $2, तो $2 पर डिमांड थी 4 की, अब प्राइस हो गया अगर $3, तो कंज्यूमर के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो $3 पे इतनी महंगी चीज को खरीद सके, बिकॉज उसकी खरीदने की परचेजिंग पावर कम हो गई, मतलब रियल इनकम कम हो गई। एक टाइम पे कंज्यूमर की बास्केट में जितने गुड्स आ सकते थे अब उतने नहीं आ रहे, तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को जीरो कर देगा कि मुझे ये चीज खरीदनी नहीं है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव, प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन है, और इसी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। इतना समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है? मैम नो मैम। अब इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दो टर्म्स हैं। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल पर्सन, वन पर्सन, और मार्केट डिमांड कर मतलब हर एक पर्सन की टोटल डिमांड कितनी होगी। जैसे एज्यूम करो कि एक स्कूल की कैंटीन है। निकुंज माइक ऑफ करो। एज्यूमिंग कि एक स्कूल की कैंटीन है, और स्कूल की कैंटीन में 100 स्टूडेंट्स आए एक क्लास के, हर एक स्टूडेंट ने आइसक्रीम या फिर पिज्जा की डिमांड की, डिपेंड्स ऑन चॉइसेस। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट ने मान लो सिर्फ एक आइसक्रीम की डिमांड की है या फिर एक पिज्जा की डिमांड की है, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक की डिमांड का लेवल अलग अलग हो गया। 1 सेकेंड, एक मिनट होल्ड करो। हो गई क्लास? नहीं अभी कहाँ हुई है? नहीं पागल है क्या? अभी नहीं हुई है। पता है भाई, पता है। दूध लाया अभी।
क्लास खत्म हो गई क्या? नो ओवर नहीं हुई, एक सेकेंड, कोई डिस्टर्बेंस हो गई थी बीच में। तो मैं मार्केट डिमांड कर्व पे थी। मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड में डिफरेंस है। तो इंडिविजुअल डिमांड हो गई एक सिंगल पर्सन की डिमांड, कि एक टाइम पे कोई भी पर्सन कितनी डिमांड कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्कूल कैंटीन का, स्क्रीन विजिबल है ना? तो यस मैम। मैंने आपको एग्जांपल दिया है स्कूल कैंटीन का, कि एक स्कूल की कैंटीन है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो हर एक स्टूडेंट ने अलग अलग डिमांड की, किसी ने आइसक्रीम की डिमांड की, किसी ने पिज्जा की डिमांड की। तो अगर हमें स्कूल कैंटीन में निकालना है कि एक टाइम पे टोटल कितनी डिमांड हुई है, तो टोटल डिमांड कैसे निकलेगी? हर एक स्टूडेंट की डिमांड का सम, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट की डिमांड प्लस सेकेंड स्टूडेंट की डिमांड प्लस थर्ड की डिमांड, इस तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी डिमांड का हमने सम किया, तो उससे हमें मिली कि उस कैंटीन में, उस स्कूल की कैंटीन में टोटल कितनी डिमांड हुई है। तो सिमिलरली मार्केट के लिए होता है। ये तो बात हो गई कैंटीन की। अगर हम एक मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी सेम यही कॉन्सेप्ट है कि एक टाइम पे हर एक कंज्यूमर ने, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, कि हर एक कंज्यूमर ने कितनी कितनी डिमांड करी, तो उससे आ गई टोटल मार्केट डिमांड, ठीक है। तो जैसे हमारे पास दो कंज्यूमर्स हैं, एज्यूमिंग किसी मार्केट में सिर्फ दो कंज्यूमर्स हैं, कैथरीन एंड निकोलस उनका नेम है, और अगर प्राइस लेवल था $2 के प्राइस पे कैथरीन ने डिमांड की 4 आइसक्रीम्स की, ठीक है, और निकोलस ने डिमांड की सेम प्राइस पे 3 आइसक्रीम्स की, ठीक है। तो उन दोनों की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिमांड हुई एट द सेम प्राइस लेवल। तो अगर हमें निकालना है कि मार्केट की डिमांड कितनी थी, मार्केट की डिमांड निकालने के लिए हम सम करेंगे कैथरीन की डिमांड का प्लस निकोलस की डिमांड का। तो टोटल मार्केट डिमांड हुई हमारी 4 units of Catherine and 3 units for Nicholas. तो टोटल हुई 7 units, मतलब 3 plus 7, 3 plus 4 equal to 7 units, और प्राइस लेवल रहा हमारा $2 ही। तो ये हो गई टोटल मार्केट डिमांड, ठीक है। तो कैथरीन का ये फर्स्ट इंडिविजुअल्स डिमांड, सेकंड निकोलस वाला सेकंड इंडिविजुअल्स डिमांड, और थर्ड इज उनका सम टोटल मार्केट डिमांड, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट था शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट और मूवमेंट्स के टॉपिक मैंने आपको करवाए हुए हैं, अगर आपको याद होगा तो। वन सेकेंड, यहाँ पर अपलोडेड भी है। मैंने आपको बताया था कि टोटल 4 फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट कर रहे हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटीज, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेक्स एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स थे। तो अगर हम पीछे के 3 फैक्टर्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेक्स एंड प्रेफरेंसेस, इन तीनों फैक्टर्स को कांस्टेंट रखें और सिर्फ प्राइस में चेंज करें, तो वो हो गया मूवमेंट अराउंड द डिमांड कर्व। मतलब एक सिंगल डिमांड कर्व पे अलग अलग प्राइसेस पे क्या क्या पॉइंट्स ऐसे होंगे जब पर्सन डिमांड करेगा। और इसका जस्ट अपोजिट शिफ्ट इन डिमांड कर्व, अगर प्राइस कांस्टेंट रहा, बाकी के 3 फैक्टर्स में चेंजेस आए, तो उसकी वजह से डिमांड कर्व अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, और वो कहलाएगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। और जब डिमांड बढ़ेगी तो वो हो गया इंक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड कम होगी तो वो हो गया डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो इसके नोट्स अपलोडेड है क्लासरूम पे। ये टॉपिक समझ आया शिफ्ट वाला? हमारे ma'am. सिलेबस में मेजरली शिफ्ट है, मूवमेंट गिवन नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज मैंने मूवमेंट दिया है कि अगर कभी एग्जाम में आ भी गया गलती से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है, एप्लीकेशन बेस्ड ही आएंगे क्वेश्चंस, डायरेक्ट थ्योरी तो बहुत कम आएगी, ठीक है। एक चीज होती है एक्सपेक्टेशंस, मतलब अदर फैक्टर्स में एक्सपेक्टेशंस और नंबर ऑफ बायर्स, तो मैंने आपको बता दिया कि जितने ज्यादा लोग होंगे खरीदने के लिए उतना ज्यादा प्राइस कम या ज्यादा होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस होती है कि कोई भी पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या सोच रहा है कि आगे आने वाला टाइम कैसा हो। जैसे अगर हम बात करें अभी कोविड के टाइम की, कोविड के टाइम मार्च के टाइम पे क्या हुआ था, मार्च के टाइम पे जैसे ही लॉकडाउन लगा तो पर्सन्स ने एक्सपेक्टेशन लगाई, उन्होंने अपने आप अनुमान लगाया कि आने वाले टाइम पे 1 महीने बाद 2 महीने बाद मास्क और सैनिटाइजर्स बहुत महंगे मिलेंगे मार्केट में, या फिर मार्केट से वैनिश हो जाएंगे, क्योंकि ये एक महामारी है, ठीक है। तो इसकी वजह से पर्सन ने उसी टाइम पर करंट पीरियड पर ही बहुत सारे मास्क और सैनिटाइजर्स का स्टॉक कर लिया,
तो इसकी वजह से क्या हुआ, मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस फ्यूचर में ज्यादा होने की वजह से करंटली डिमांड एकदम बूस्टअप हो गई, एकदम बढ़ गई। तो इसे हम बोलेंगे कि एक्सपेक्टेशंस की वजह से डिमांड कम या ज्यादा हो गई, तो ये भी हम अदर फैक्टर्स में काउंट करेंगे और इसकी वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट आएगा। शिफ्ट इज दिस कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिमांड कर्व चेंज होगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। तो शिफ्ट का टॉपिक इतना ही है, ये समझ आया। डिमांड टॉपिक यहाँ पे एंड हो रहा है, यस ठीक मैम। है। तो डिमांड टॉपिक में कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। नो। ठीक है, तो अब No, हमें ma'am. सप्लाई क्या होता है? हम तो अभी तक हम कंज्यूमर्स बने हुए थे कि मार्केट में हमें कुछ चीज खरीदने जानी है, तो हम देख रहे थे कि प्राइस कि वो हमें कम से कम प्राइस में मिले। अब हम बन गए सेलर्स। एज्यूम करो अपने फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके फादर की एक शॉप है, तो फादर क्या चाहेंगे कि कोई भी चीज बनाने में उन्हें जितनी कॉस्टिंग आई वो उसे ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस में बेच सके ताकि उन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो। जैसे एज्यूम करो आपके फादर की एक बुक की शॉप है, ठीक है, उनको 80 रुपीज की कोई बुक पड़ रही है, मतलब 80 रुपए की कॉस्टिंग है एक बुक को बनाने की, और फादर ने वो बुक बेची 120 रुपीज की। तो दो ऑप्शंस थे, या तो वो बुक 120 रुपीज की एक पर्सन को बेची, सेकंड पर्सन को उन्होंने सेम बुक 140 रुपीज की बेची। तो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट कब हुआ? जब वो बुक 140 रुपीज की गई, उन्हें एकदम 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ही ज्यादा मार्जिन, मतलब उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा सेलर्स को, ठीक है। सेलर्स काउंट होंगे प्रोड्यूसर्स के सर्कल में। तो सप्लाई कर्व हमें कहता है कि जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा सेलर्स को, तो उतनी ही ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी मार्केट की। इसी वजह से प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है, और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। दिस इज द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब जब कोई चीज $1 की थी तो 1 यूनिट की सप्लाई हुई, लेकिन जब हम उसका प्राइस, सेम कमोडिटी का प्राइस बढ़कर अगर $2 हो गया, तो प्रोड्यूसर को ज्यादा बेनिफिट हुआ उसे बेचने में, क्योंकि उसका मार्जिन उसको बेचने में ज्यादा था। तो जब हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता है, प्रोड्यूसर चाहेगा कि वो और ज्यादा चीजें बेचे ताकि उसे और ज्यादा इनकम मिले। जैसे हर एक फर्म चाहती है कि उसका टर्नओवर ज्यादा हो, उसकी सेल्स ज्यादा हो, जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट। इसी वजह से प्राइस और क्वांटिटी डायरेक्टली रिलेटेड है इन केसेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, अगर डिमांड का केस होगा, डिमांड हमेशा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, तो कंज्यूमर चाहेगा उसे हर चीज सस्ती से सस्ती मिले, इस वजह से प्राइस और क्वांटिटी नेगेटिवली रिलेटेड है। बट सप्लाई होगी प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रोड्यूसर चाहेगा कि उसकी हर चीज महंगी से महंगी बिके, तो इसीलिए प्राइस और क्वांटिटी डायरेक्टली रिलेटेड है और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। ये चीज समझ आई? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई, जैसे हमने डिमांड में किया था अभी। ओहो, माइक ऑफ कर दो, किसका माइक ऑन है? जैसे अभी हमने डिमांड के केस में किया था, कैथरीन का डिमांड कर्व था, निकोलस का डिमांड कर्व था, और मार्केट डिमांड के लिए दोनों का हमने सम किया। सिमिलरली सप्लाई के केस में भी होता है। मान लो कि एक मार्केट में अलग अलग शॉप है, अगर जैसे हमारे एरिया की, हर किसी एरिया की एक सेंट्रल मार्केट होती है, तो सेंट्रल मार्केट में बहुत सारी शॉप्स है, 15-20, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि उस पूरी की पूरी सेंट्रल मार्केट में, जैसे बुक्स की बहुत सारी शॉप्स हो गई, ठीक है, तो उस पूरी सेंट्रल मार्केट में टोटल कितनी बुक्स बिक रही हैं एक पर्टिकुलर मंथ में। तो वो चीज हम कैसे निकालेंगे? हर एक सेलर की कितनी बुक सप्लाई हुई उन सबका सम करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द सप्लाई कर्व। दो सप्लायर है एक मार्केट में, बेन और जेरी, ये नेम है दोनों के। तो फर्स्ट बेन ने कोई बुक बेची $2 की, और वो 3 बुक्स सेल हुई। सिमिलरली जेरी ने बुक बेची $2, सेम प्राइस, वो बुक 4 बुक्स सेल हुई। तो टोटल उस मार्केट की सप्लाई कितनी है? 3 + 4 टोटल 7 बुक्स, ठीक है। इसका मतलब मार्केट सप्लाई डिमांड, टोटल मार्केट सप्लाई और टोटल मार्केट डिमांड दोनों सेम कॉन्सेप्ट्स हैं। दोनों हमें कह रहे हैं
कि एक पर्टिकुलर मार्केट में एक टाइम पे कितनी हर एक इंडिविजुअल डिमांड करेगा और कितनी हर एक इंडिविजुअल सप्लाई करेगा, उसका हम सम निकालते हैं। 10 पॉइंट इज की सप्लाई में जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा और डिमांड में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, इतना समझ आया? यस Yes, मैम। ma'am. डिमांड और सप्लाई सेम कॉन्सेप्ट्स है, फैक्टर्स इम्पैक्टिंग डिमांड सप्लाई भी सेम है, बस इनकी रिलेशंस चेंज हो जाएंगे प्राइस और क्वांटिटी के, और इनका रिलेशन चेंज होने की वजह से मार्केट सप्लाई डिमांड का आंसर सेम ही आएगा ना मैम हमेशा। कर्व डिफरेंट होगा। हाँ, जैसे कर्व डिफरेंट होगा बट आंसर सेम होगा, क्योंकि जितनी सप्लाई करेंगे उतनी तो लोग खरीदेंगे, मतलब जितने लोगों ने खरीदी उतनी हाँ, सप्लाई आएगी। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है कि इंडिविजुअल्स की टोटल उसका सम हो रहा है। ओके। ठीक है, बाकी एक बार अपने आप रीड करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक इसमें एडिशनल टॉपिक ऐड हुआ है, टेक्नोलॉजी। टेक्निक्स क्या है, जैसे अगर हम चाइना का एग्जांपल ले, चाइना फेमस है गैजेट्स बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि चाइना में ऐसी मशीन्स हैं जो कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा गैजेट्स बना सकती हैं और ज्यादा क्वांटिटी में बना सकती है। ज्यादा क्वांटिटी में बनाने की वजह से क्या होगा कि पर यूनिट कॉस्ट कम हो कॉस्ट कम जाएगी। पड़ेगी, हाँ। हाँ, और इसकी वजह से ही सप्लाई का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा एडवांस टेक्निक होगी उतनी ज्यादा पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी और उतनी ही ज्यादा सप्लाई होगी। ठीक है, तो टेक्निक एक एडिशनल पॉइंट ऐड हुआ है सिर्फ सप्लाई में, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो हमें जनरली पता भी है कि जितनी लेटेस्ट टेक्निक होगी उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा एक मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर को। तो सप्लाई टॉपिक वैसे इतना ही है, वेरी इजी। नेक्स्ट टॉपिक है ये टुगेदर, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है। तो फिलहाल आज हमने डिमांड सप्लाई कर लिया है। इसके नोट्स, सप्लाई वाले नोट्स मैं आपको भेजूंगी, क्लासरूम पर डायरेक्टली अपलोड कर दूंगी। तो इतने में कोई डाउट है आज के में? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो मैं एंड कर रही हूँ क्लास। बाकी कोई भी अगर डाउट होगा तो ग्रुप पे एक बार पोस्ट कर देना। ठीक है, और साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट कर दो, बिकॉज 2 महीने ही बाकी हैं, बल्कि 1.5 महीना ही, क्योंकि हॉलीडेज भी इसमें से माइनस कर लो और कुछ दिन पढ़ने का मन नहीं करता वो भी माइनस कर दो। मैम वो मैनक्यू में से फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कौन से चैप्टर्स करने हैं? वो मैंने आपको भेजी है ना पीडीएफ, एक 11 मिनट्स नेम है उस पीडीएफ का, उसमें लिखा हुआ है चैप्टर्स। ठीक है मैम, ओके मैम। ग्रुप पे है, मैम पोस्ट देख लो। चैप्टर दे रखे हैं जैसे 1 2 4 5 6, तो मैम सारे रीड आउट करने हैं पूरे। मैम जो एग्जाम होंगे हम्म, वो एमसी मल्टीपल चॉइस आएंगे, मतलब क्वेश्चंस की थियोरेटिकल? मेरे मैम अकॉर्डिंग मतलब पॉसिबल आएंगे, बिकॉज मैक्सिमम मल्टीपल आएंगे और थ्योरी भी आएगा कुछ कुछ। काफी हद तक तो थियोरेटिकल आने चाहिए, और अगर मल्टीपल चॉइस आएंगे तो वो आपका ही बेस खराब होगा, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट ईयर में बेस खराब हो गया तो आने वाले 3rd ईयर तक तो, मतलब ये मानो कि सबसे ज्यादा इजी आपके चैप्टर चल रहे हैं फर्स्ट ईयर में, आने वाले टाइम में हायर लेवल ही होगा, और आप जितना 3rd ईयर तक पढ़ लोगे ये उसका 10% है। ठीक है, थियोरेटिकल आना आपके लिए बेनिफिट है, ये मत सोचना कि हमारे मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे अगर एमसीक्यू आ गया। ओके और मैम। आप सबसे ज्यादा, मतलब 6 के 6 सेमेस्टर्स में से कंपेयर करने में सबसे ज्यादा फर्स्ट सेमेस्टर में ही स्कोर कर सकते हो। तो कोशिश करो, अगर आप अभी से ही 100% की पढ़ाई करोगे तब जाके आपके 80% आएंगे। मैम फिर सेकंड सेमेस्टर और ज्यादा हार्ड होने वाला है? मतलब बहुत हार्ड एकदम से नहीं हो जाएगा, लेकिन ये है कि थोड़े मतलब कि बहुत एडवांस धीरे धीरे टॉपिक, लेवल बढ़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी आई गेस आपकी सेकंड सेमेस्टर में, तो मेहनत चाहिए थोड़ी सी। तो न्यूमेरिकल मैम इस ज्यादा होगा ना। सेमेस्टर का सिलेबस भी आएगा सेकंड सेमेस्टर में? बेस बन गया ना आपका, आपको पता लग गया डिमांड सप्लाई क्या है। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम पे पता ही नहीं होगा कि डिमांड सप्लाई क्या है, प्राइस क्वांटिटी में रिलेशन कैसा है, तो आप आगे आने वाले टाइम में ग्राफ कैसे बनाओगे? मैम मैक्रो डिफिकल्ट होती है माइक्रो? वो ना इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। बहुत सारे बच्चों को माइक्रो अच्छी लगती है, बहुत सारे बच्चों को मैक्रो, लाइक अगर मेरा पूछो तो मुझे मैक्रो अच्छी लगती है। दोनों Point मैम अच्छे हैं। मैक्रो में न्यूमेरिकल, मैक्रो अच्छी है। माइक्रो अच्छी है। न्यूमेरिकल माइक्रो में ज्यादा है वैसे, मैक्रो में थोड़े से कम न्यूमेरिकल, मैक्रो में ग्राफ ज्यादा आते हैं।
यस मैम। मैम एक ही चैप्टर, एक दो चैप्टर में मिलेंगे मैम न्यूमेरिकल। और ग्राफ भी ना, अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे ना तो ग्राफ लर्न करने की जरूरत नहीं है। हम वाई और एक्स एक्सिस पे जो हम लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे मेजरली हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो कर्व्स को लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, आपको रिलेशन पता होना चाहिए प्राइस क्वांटिटी का, उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बना सकते हो। मैं आपको डे 1 से बोल रही हूँ, कोशिश करो कि आप कुछ भी लर्न मत करो, समझ समझ के अपने आप कहो कि हाँ इसके बाद ये वाली चीज आनी चाहिए।